साथियों सभी को नमस्कार। आज मैं शिक्षा नीति 2020 जिस पे सभी जगह चर्चा हो रही है और इस नई शिक्षा नीति से 2035 का युवा भारत। साथियों 34 साल बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं। इस पर कई फोरम पे चर्चा हो रही है। पॉलिसी क्या है ये सबको समझ में आ रही होगी और धीरे धीरे जैसे इसके रूल्स रेगुलेशन आएंगे वैसे वैसे हमको समझ में आती रहेगी। मैं बात करना चाह रहा हूं 2035 का युवा जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जब वो पढ़ के जब वो निकलेगा उस समय हमारा युवा भारत कैसा होगा। साथियों 5+3+3+4 ये जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और 5 में जब बच्चा 3 साल का होगा तब वो नर्सरी में KG1 KG2 पहली क्लास दूसरी क्लास 2 तक इस तरीके से ये 5 साल वो पढ़ेगा। लेकिन 0 से 3 साल तक भी हमारी आंगनवाड़ी में और खास तौर से पेरेंट्स को कैसे उस बच्चे की पेरेंटिंग करना है इस बारे में भी समझाया जाएगा। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी पूरे 18 साल तक बच्चे को जब वो 12वीं पास करके निकलेगा उस समय वो युवा और आज हमारी 10+2 से जो हमारी पुरानी पद्धति है जो अब बदल जाएगी उस युवा में क्या डिफरेंस होगा मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। साथियों शिक्षा के लिए हम कई बार बात करते हैं और हर पीढ़ी बात करती है कि हमारे समय पे शिक्षा बहुत अच्छी थी, अब शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, अब शिक्षक का स्तर गिरता जा रहा है, विद्यार्थियों का स्तर गिरता जा रहा है। साथियों मैं कहना चाहूंगा शिक्षा का स्तर कभी नहीं गिरता है, हमेशा स्तर गिरता है शिक्षक का। अब शिक्षक का स्तर कैसे ठीक हो इस नई पॉलिसी में उस पर विचार किया गया है। विद्यार्थी जब शिक्षा ले किस तरीके से वो उसका परिवर्तन देश के प्रति रुझान, समाज के प्रति रुझान, उसके परिवार के प्रति रुझान, स्वयं के प्रति उसका रुझान किस तरीके से प्रकृति के साथ, प्रकृति की सहभागिता के साथ वो कैसे अपने आप को बढ़ाए, और यही शिक्षा का मूलभूत उपयोग है। हम पूरे जीवन साथियों शिक्षा ग्रहण करते हैं, पूरे जीवन, जीवन के आखिरी सांस तक। और वो शिक्षा है क्या? मेरा मानना है इस प्रकृति में हर पल होने वाले परिवर्तन को समझना और उसकी गणना करना, उसके साथ रहना ही शिक्षा है। शिक्षा से हम यही सीखते हैं। तो साथियों शिक्षा में शिक्षक, विद्यार्थी और स्कूल या महाविद्यालय, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इस नई पॉलिसी में चर्चा की गई है। खास तौर से हमें जरूरत है कैसे हम शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक रखें, कैसे उसको संभालें, और उसका केवल एक ही साधन है शिक्षक की गुणवत्ता। साथियों
शिक्षक की गुणवत्ता यदि अच्छी होगी तो निश्चित ही हमारा विद्यार्थी, आने वाला हमारा युवा, हमारे इस देश को, जो देश के लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। यही जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, जिसमें 17 गोल्स लिए गए हैं साथियों, उसमें चौथे नंबर का गोल जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 2030 तक कैसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरे विश्व में हर छात्र को 12वीं तक की शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, फ्री में या बहुत सस्ते में हर बच्चे को उपलब्ध कराएं। ये लगभग 192 देशों के प्रतिनिधियों ने 2015 में सिग्नेचर किया था कि 2030 तक अलग अलग सस्टेनेबल गोल्स से, उसमें एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन भी चौथे नंबर का है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये नई शिक्षा नीति जो आई है वो 2030 में कैसे हम हमारे हर देश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए, उसी पर पूरा विचार किया गया है। साथियों, मेरा मानना है कि नीतियां हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनती हैं। ये नीति भी बहुत अच्छी है, जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है वहां पर कहीं ना कहीं हमसे कमी रह जाती है। और यह नीति तो सीधे सीधे, मैं हमेशा बात करता हूं शिक्षकों से, प्राध्यापकों से, वैज्ञानिकों से, शोधार्थियों से, विद्यार्थियों से, तो ये तो केवल हमारे लिए है। तो आइए हम इस नीति का स्वागत करते हुए हमारे उस 3 साल के नौनिहाल को, जो अगले 15 साल की शिक्षा लेकर 2035 में 18 साल का नौजवान बनेगा, उस समय अपने हाथ में जब एक स्किल, एक हुनर लेके निकलेगा, वो एक या मल्टीपल कई, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया है साथियों, जीरो से लेकर, या हम कह लें 3 साल से लेकर जब वो दूसरी में जाएगा, दूसरी पास करेगा 5 साल तक, फिर प्राथमिक तीसरी कक्षा से लेके 5वीं क्लास तक 3 साल, फिर माध्यमिक जब वो 6ठी, 7वीं, 8वीं, जो सबसे बड़ा चेंज है इसमें जो मैं देख पा रहा हूं, एक तो 0 से लेकर या क्लास 3 से लेकर 0 से 3 तक पेरेंट्स को बताना कि किस तरीके से हम अपने बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट करें, शारीरिक विकास उसका कैसे होगा, कैसे उसका मानसिक विकास होगा, ये शिक्षा देना पेरेंट्स को अपने आप में एक नई चीज है। और फिर जब वो 3 साल से लेकर जब दूसरी पास करेगा 5 साल तक, उसको जो बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार है। और दूसरा नवाचार, 6वीं क्लास से हर बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, 6वीं क्लास में जब बच्चा होगा, सोचिए वो 11 साल का बच्चा जब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाएगा और उस समय तक उसने जो पढ़ा है, जब वो हमारे छोटे छोटे उद्योग उनके साथ जुड़ेगा, जब उनको देखेगा कि कैसे घर में जितने सामान हैं, इलेक्ट्रिकल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, जितने उनको जो रिपेयर करने वाले लोग हैं, उनके साथ जब वो बैठेगा
उस समय जो उसका मानसिक विकास होगा, उस समय जब वो व्यवसाय की तरफ सोचेगा, वो 11 साल का बच्चा 6वीं क्लास से लेकर वो 12वीं क्लास तक, देखिए आप, ये जो 7 साल वोकेशनल एजुकेशन के साथ चलेगा, साथियों, यहां हम सबकी सहभागिता की जरूरत है। यहां उस बच्चे को संभालने की जरूरत है। यहां उसको सही ढंग से जो उसने पढ़ा है थ्योरी में, जो सैद्धांतिक चीजें वो किताबों से पढ़ रहा है, शिक्षक से पढ़ रहा है, जो उसने अपनी लेबोरेटरी में सीखा है, उसको जब वो मार्केट में जाएगा, छोटी छोटी दुकानों पर, किस तरीके से छोटी छोटी दुकानों पे रिपेयरिंग हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कैसे उसको मार्केट में बेचा जा रहा है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, वो उसी अपने कस्बे में, अपने शहर में जब इन चीजों को देखेगा और कोरिलेट करेगा। देखिए, युवा तो आज भी घूमता है, बच्चा आज भी जाता है मार्केट में, लेकिन बस उसका नजरिया बदल दिया। तो इस नई शिक्षा नीति में मैं पढ़ रहा था कि लगभग 10 लाख शिक्षक की जरूरत होगी। साथियों, 10 लाख शिक्षक, क्वालिफाइड शिक्षक, फिर एक्सपीरियंस, फिर उनका इन्वॉल्वमेंट, इनमें समय लगेगा। लेकिन शिक्षा तो हम हर पल लेते हैं, यही खासियत है। जब से बच्चा पैदा होता है और आखिरी सांस तक हम समाज में रहते हैं, और अपने समाज के चारों तरफ का जो वातावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसी से हम सीखते हैं। तो ये जो शिक्षा है, समाज के चारों तरफ के वातावरण से सीखना, वहां कहीं ना कहीं हम सबकी सहभागिता बढ़ जाती है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो सक्षम है वो कंसेशनल सिलेंडर छोड़ दें, साथियों, बड़ा अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने उस सब्सिडी को छोड़ दिया। क्या इसी तरीके से हम अपने नौनिहालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, एक शिक्षक तो जो स्कूल में पढ़ा रहा है, सभी जॉब करने वाले किसी भी पद पर हों, क्योंकि शिक्षा अनुभव से बहुत आता है। मैनेजमेंट गुरुज बताते हैं कि शिक्षा में एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, और एटीट्यूड बनता है 3 E's से। पहला एजुकेशन, नो डाउट, दूसरा इन्वायरमेंट, और तीसरा एक्सपीरियंस। इसमें सबसे बड़ा रोल है इन्वायरमेंट का, क्योंकि एक्सपीरियंस तो समय समय से ही मिलेगा। इन्वायरमेंट क्रिएट करना ये हम लोगों का काम है, समाज का काम है, कि कैसे हम अपने चारों तरफ का वातावरण, इन्वायरमेंट जो है, वो इतना शिक्षा के लिए पॉजिटिव बनाए कि हमारे ऑरे में आते ही मेरा बच्चा पॉजिटिव वे में उसको सीखे। क्योंकि नीतियां कितनी अच्छी हो, उसको जब तक हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग केवल कमियों पर ही चर्चा करते रहेंगे। कमियों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपने हमने अपने बनाए हैं, तो सपनों को पूरा करने के लिए हमें समस्याएं मालूम होना चाहिए कि हमारी समस्याएं क्या है। तो जब सपनों के ऊपर हम अपना जब विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम हैं कहाँ, हमारा धरातल क्या है, और हमें जाना कैसे है। वो पाथ जब हम डिजाइन करते हैं, तो साथियों, हमें हमारी हकीकत मालूम होना चाहिए और किस तरीके से हम जाएंगे। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम बार बार परेशान होते रहते हैं और सरकार से आशा करते रहते हैं। साथियों, वो जरूरी है, लेकिन मेरे अनुसार ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका केवल 20% रोल है। 80% रोल
हमारे टीचर का है, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का है। तो समाज के बुद्धिजीवी, आप सोचिए, हर इंडस्ट्री का, समाज का हर बुद्धिजीवी वर्ग, अर्धशासकीय शासकीय कार्यालय में जितने लोग काम कर रहे हैं, सब लोग यदि सोच लें कि हफ्ते में हम केवल 1 घंटे के लिए स्कूल जाएंगे, साथियों देखिए कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट अपने आप हो जाता है। हर व्यक्ति अगर हफ्ते में 1 घंटे के लिए स्कूल जाता है, वो किसी भी लेवल पर, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर वो स्कूल में जाता है और उसको जितना ज्ञान है, उस सिलेबस को जरा देखकर, ये सिलेबस एक सिस्टम होता है। हमारे कई प्रोफेसर केवल इसी में लगे रहते हैं कि पूरी दुनिया में सिलेबस किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे का उत्थान किस तरीके से करें, बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। तो वो एक सिस्टम जो है, उस सिलेबस के साथ अगर हमारे सभी लोग, सभी बुद्धिजीवी लोग जितने महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे CSIR के सभी संस्थान, IITs, NITs, इनके सभी शिक्षक अगर ये ठान लें कि हमें स्कूल में हर हफ्ते 1 घंटे देना है, साथियों ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा नई शिक्षा नीति को। जब तक कि हमारे शिक्षक का इंतजाम नहीं हो जाता है, जब तक इसमें सपोर्ट करने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं तो कई बार मानता हूं और कहता भी हूं कि हमारे देश में वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समय चक्र है, काल चक्र को नहीं रोक सकता। अगर है भी तो वृद्ध आश्रम और बाल आश्रम दोनों एक साथ कर दिए जाए। देखिए, वृद्ध बच्चे के लिए तड़पता है और बच्चा लाड़ प्यार के लिए तड़पता है। बड़े जो हैं, जो जॉब में हैं, इंडस्ट्री में हैं, उनके पास समय नहीं होता है, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। एक वृद्ध जो अपनी पूरी सेवाएं दे चुका है, 60 साल के बाद एक बड़ा अनुभव के साथ, साथियों किसी भी पद पर रहा हो, उसकी एजुकेशन कुछ भी हो, 60 साल का जीवन काल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देता है। उसका इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस, इसको यदि स्कूल से जोड़ दिया जाए और खास तौर से इनको नीचे जोड़ दिया जाए, ये प्यार के लिए तड़पते हैं, वो भी प्यार के लिए तड़पते हैं, ये अपने आप में एक मिरेकल मॉडल होगा कि 60 साल से ऊपर के जितने वृद्धजन हैं, वो सभी स्कूल में, खासतौर से प्राइमरी तक, मिडिल तक, या जो क्वालिफाइड हैं, जो कर सकते हैं, वो 12th तक के बच्चों को उनके अंडरस्टैंडिंग में, उनके अप्लाई करने में, उसको एनालाइज करने में अपनी सहभागिता दें। क्योंकि साथियों, इस समय स्कूल में जो सबसे बड़ा मुझे जो दिखता है कि सबसे बड़ी खराबी है, शुरू से ही बच्चे को रटाना चालू कर देते हैं, रिमेंबरिंग रिमेंबरिंग एंड रिमेंबरिंग। शुरू में सिलेबस बहुत कम होता है, बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, धीरे 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 उसके मार्क्स कम होने लगते हैं। साथियों, पढ़ाई रटने का नाम नहीं, जितनी जरूरत है रिमेंबरिंग अपने आप आ जाती है। कब? जब अंडरस्टैंडिंग होती है, तब समझ होना बहुत जरूरी है। साथियों, यही ब्लू टैक्सोनॉमी में जो 6 लेवल दिए गए हैं, पहला रिमेंबरिंग, याद करना, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ होना, तीसरा उसको समझकर क्या बच्चा अप्लाई कर पाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अप्लाई कर लिया तो क्या उसको एनालाइज कर पाता है। ये 4 लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है।
और इसको नई शिक्षा नीति में शुरू से ही लिया जा रहा है कि शुरू से ही आउटकम बेस्ड पे ध्यान दिया जा रहा है कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, उस सब्जेक्ट के इस यूनिट में इस कंटेंट को यदि पढ़ा रहा हूं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका आउटकम क्या है, ये दोनों चीजें टीचर को मालूम होना चाहिए और बच्चे को वो पढ़ाएगा तो बच्चा अपने आप उसकी समझ बढ़ेगी। अभी हम केवल उस सिलेबस को पूरा कराते हैं, बच्चा उसको रट लेता है, समझ लेता है, मार्क्स ले आता है और यहीं बस शिक्षा खत्म हो जाती है। और यही कारण है कि हमारे बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्यूशन देने में घबराते हैं। तो ये नई शिक्षा पद्धति जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, इसमें हर कंटेंट का ऑब्जेक्टिव और आउटकम ये हर बच्चे को क्लियर होगा। जब इस तरीके से बच्चा जब पढ़ेगा उस पूरी समझ के साथ, सोचिए आप कि एक 5वीं क्लास का बच्चा जब ये समझेगा, इस समझ के साथ निकलेगा और जब वोकेशनल एजुकेशन में जब ट्रेनिंग में जाएगा, अपनी लेबोरेटरी में जाएगा, उसको अप्लाई करेगा, उसको कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करेगा। यहां अनुभव की जरूरत है साथियों। नए टीचर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो 100% इसमें खरा उतरेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्कूली एजुकेशन में जितने लोग रिटायर हो गए हैं वो स्वेच्छा से स्कूल में जाएं और अपने अनुभव के आधार पर, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर और बच्चे के सिलेबस को लेकर उसको अपने आप में कनेक्ट कर वोकेशनल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा हम अपना सहयोग दे सकते हैं उस बच्चे को गढ़ने में, उस बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उसके उत्थान में हम बहुत बड़े प्रेरक बन सकते हैं, बहुत बड़े सहायक बन सकते हैं। तो साथियों, जो ये 4 लेवल की शिक्षा है, इसी को 6वां लेवल जो होता है, 5वां वैलिडेटिंग का और 6वां क्रिएटिव का। और मैं हमेशा कहता हूं कि हर सांस के साथ हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए हर पल ये प्रकृति चेंज होती है, हर पल हम भी चेंज होते हैं। हर सांस के साथ हमारी एज बढ़ रही है और इस शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, इस प्रकृति में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। और यही शिक्षा है, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इसीलिए इस शिक्षा में विज्ञान को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि विज्ञान और विज्ञान की गणना, मैथमेटिक्स, गणित, ये दोनों विषय बहुत जरूरी है साथियों। इससे हम प्रकृति को समझ पाते हैं और उसकी गणना कर पाते हैं। अगर हमारी पुरानी एजुकेशन देखें, पुरानी एजुकेशन में जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, गुरुकुल पद्धति जो थी, गुरुकुल पद्धति में जो महर्षि होते थे वो अपने स्वाध्याय में लगे रहते थे और ऊपर वाली क्लास हमेशा नीचे वाली क्लास को पढ़ाती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में ये मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रश्न है जो प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हायर एजुकेशन में पहुंचते पहुंचते पीएचडी वाले तक पहुंचा और उसका यदि आंसर नहीं मिला, तब उस आंसर क्वेश्चन को लेकर महर्षि के पास जाते थे और महर्षि कभी आंसर नहीं देते थे। साथियों देखिए कितनी अच्छी शिक्षा थी। वो उसको उसके बारे में उसके पैरामीटर्स देकर और जंगल में भेज देते थे, जंगल में या कस्बे में, शहर में, जैसी भी प्रॉब्लम हो उसके अनुसार। चाहते तो आंसर दे सकते थे और हर छात्र अलग अलग जाता था, अपना अपना आंसर लेके आता था। सोचिए किस तरीके से नवाचार होता था। यहां पर शिक्षक या महर्षि अगर आंसर दे देते
तो ये एक आंसर होता है, और वो कौन सा होता है? महर्षि का आंसर होता है। यहां पर जितने बच्चों को उन्होंने भेजा है, सब अपना अपना एक आंसर लेके आ रहे हैं सत्य की ओर। सत्य तो एक ही है, सभी सत्य हो सकते हैं, लेकिन सबकी दिशाएं अलग अलग हैं। ये सबकी दिशाएं जो अलग अलग हैं, ये नई शिक्षा नीति का मूल आधार है। वोकेशनल एजुकेशन के साथ हम अपने इंटरेस्ट से जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मेजर और माइनर, माइनर में जो मुझे पसंद है, जो मेरा इंटरेस्ट है, उसको मैं ले सकता हूं। तो ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जिसमें प्रावधान किया गया है साथियों, इससे बहुत चेंज आएगा, ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज आएगा। दूसरा, जब बच्चा जब चाहे, जब अपनी स्थिति के अनुसार अपने क्रेडिट लेकर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, अगर उसको किसी मजबूरी से छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ सकता है। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन ये जितने फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, इस फ्रेमवर्क में सफलता पाने के लिए सभी शिक्षक, सभी प्राध्यापक, शोधार्थी और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, सभी की सहभागिता की बहुत जरूरत है साथियों। वो हमारा गौरवशाली इतिहास सोचिए, इसको आज भी हम बड़े गौरव से कहते हैं। वो वर्तमान में सबकी पीड़ा है, ये हर घर की पीड़ा है। केवल पद, पैसा, प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं होती है। शिक्षा को लेकर लगभग सभी के मन में कष्ट है, चाहे वो शिक्षक हो या विद्यार्थी हो। अब सोचिए, दोनों के मन में यदि कष्ट है, अगर दोनों के मन में फ्रस्ट्रेशन आता है, तो निश्चित ही उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जो आज सामने दिख रहा है। वर्तमान की जो पीड़ा इसीलिए है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। अब फिर इस शिक्षा नीति के साथ अगली गलती हम ना दोहराएं, फिर हमसे गलतियां ना हो, उसके लिए सभी का, सभी को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो ये एक मेरा पहला निवेदन सभी से, शिक्षक और प्राध्यापक साथियों, हम सभी प्रभु के नुमाइंदे हैं। शिक्षा का कार्य सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। यदि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो हम समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं। इसमें हमें गर्व करना चाहिए। हम व्यापारी नहीं है, व्यवसायी नहीं है। हमें शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। साथियों, महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर शिक्षा महंगी है तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। सोचिए, इस नए परिवेश में शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। और इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स में चौथे नंबर पर लिया गया है। बहुत जरूरी है ये। जो सस्टेनेबल गोल्स हैं 5P के आधार पर जो बनाए गए हैं, 5P, फर्स्ट P इज पीपुल, लोगों के लिए है। लोग क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रॉस्परस हूं और मुझे पीस मिले, सुख और शांति सभी को चाहिए। और यही उस सस्टेनेबल गोल्स में सेकेंड P प्रॉस्पेरिटी एंड थर्ड P पीस। और ये मिलेगी कैसे? उसके लिए फोर्थ P लिया गया है, पार्टनरशिप, सहभागिता। अब ये फोर्थ P बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ इज प्लेनेट,
इस पूरे प्लेनेट को हम जब ही प्रॉस्पर बना सकते हैं जब इसके लोग सब प्रॉस्पर, तभी हम इसको सही ढंग से इस पूरे प्लेनेट को रख सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस हो, लेकिन सॉल्यूशन साथियों सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है, दैट इज नॉन एज द पार्टनरशिप। सहभागिता सभी इंस्टीट्यूशंस के बीच में, समाज के बीच में, प्रदेश के बीच में, सभी राष्ट्रों के बीच में एक सहभागिता, इस पूरी मां पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, हम पूरे विश्व के हैं। पूरा विश्व किस तरीके से प्रॉस्परस हो, किस तरीके से शांति हो, तो हमारा भारत देश तो अहिंसा और शांति के लिए माना जाता है। पूरा सनातन अहिंसा जैन धर्म खड़ा है, शांति पूरा बौद्ध धर्म खड़ा है, सनातन सभी का परिवेश है, वहीं से सब निकले हैं। साथियों, हमारी जो शिक्षा रही है, जिसका हम जिस पर गर्व करते हैं, जिस समय हम विश्व गुरु थे, जब हम सोने की चिड़िया थे, आइए उस अपने गौरव को इस वर्तमान पीढ़ी को, वो वर्तमान पीढ़ा सहित कैसे भविष्य के सुनहरे सपनों को साकार करें, उसके लिए नई शिक्षा नीति बहुत कारगर सिद्ध होगी। कब? जब हमारी पार्टनरशिप होगी, तब खुले मन से, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, 100% अकाउंटेबिलिटी के साथ, फेयरनेस के साथ, शिक्षा की इस ऑटोनॉमी को, इस नई नीति को, ऑटोनॉमी पे अभी बहुत चर्चा नहीं हुई है, आएगी वो भी। 3 तरीके विश्वविद्यालय, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, ये अपने आप में एक बहुत बड़े कार्य हैं। साथियों, जो ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अगर देखेंगे, उसमें 12th तक की शिक्षा सारे देश में कंपलसरी हर बच्चे को फ्री में देना जरूरी है, आवश्यक है। हर युवा का निर्माण करना ये हमारा धर्म है। जितने बड़े लोग हैं, पालक का ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शिक्षा के लिए हम केवल सरकार पर ही डिपेंडेंट ना रहें। सरकार अपना काम कर रही है, समाज को अपना काम करना है, शिक्षक को अपना काम करना है, प्राध्यापक को अपना काम करना है। तो आइए हम इस नई शिक्षा नीति के साथ इसके पूरे फ्रेमवर्क को लेकर हम अपने नौनिहालों को, हम अपने युवाओं को किस तरीके से गढ़ें कि आने वाले समय में एक नया बदलता भारत बदल रहा है। ये सबका सपना है, वो स्वच्छ भारत, वो स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, स्वावलंबी भारत, संपन्न भारत, सुदृढ़ भारत, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस बदलते भारत को हम गढ़ें। साथियों, विश्वास करिए, 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत की सदी है, नए बदलते भारत की सदी। लेकिन इसमें आज लगभग 33 करोड़ छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। सोचिए, जहां पे हमें लगभग 51 करोड़ छात्र छात्राएं होना चाहिए, वहां पे केवल 33 करोड़।
सोचिए कितना बड़ा काम करने की जरूरत है हमें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। ये अकेले सरकार से नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता साथियों। शिक्षा और स्वास्थ्य ये परिवार और स्कूल में मिलता है। और पहला स्कूल 0 से 3 साल तक माँ है, परिवार है। तो जब स्कूल, पहला स्कूल मेरे घर में ही है, तो सभी से अनुरोध है कि उस बच्चे में उसी समय से संस्कार डाले जाए। संस्कार पर मैं फिर अलग से बात करूंगा। आज केवल मैं आप सभी से केवल एक अनुरोध, विनम्र अनुरोध, कि इस नई शिक्षा नीति को पढ़कर इसमें इन्वॉल्व हुई है। और इन्वॉल्वमेंट 0 से लेकर 12th क्लास तक सभी का, उसको याद कराने से लेकर समझाने तक, कि जब हमको समझ में आ जाती है तो अपने आप याद हो जाता है। और ये केवल साथियों 20% रोल होता है। वास्तव में रोल प्ले होते हैं जब हम अप्लाई करते हैं और एनालिसिस करते हैं। जब अप्लाई करके और एनालिसिस करते हैं, यहां पर जाकर हमारा शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता है और उसके ऊपर शिक्षक का कार्य चालू होता है, वैलिडेट करना और क्रिएट करना। इसीलिए हर बच्चा हमारा क्रिएटर है, मोल्डर है, बिल्डर है, इवोलेटर है, क्रिएटर है। हर बच्चे को जब हम क्रिएटर बनाएंगे, तब हम इनोवेशन की जो बात करते हैं सर। देखिए एजुकेशन जो है, शिक्षा जो आज हमारी है, उसमें यदि एक ड्रॉप भी ऐड होती है, उसको हम रिसर्च कहते हैं। और शिक्षा और रिसर्च के साथ वेल्थ क्रिएशन में हम जरा सा भी ऐड करते हैं, उसको इनोवेशन कहते हैं। तो वेल्थ तो हम हर सांस के साथ क्रिएट करते हैं, और इसके बाद भी गरीबी और भुखमरी। सोचिए साथियों, आज हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में कितनी गरीबी है और कितनी भुखमरी है। किस विकास की, किस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जो विकास का मॉडल है, वास्तव में ये क्या सस्टेनेबल है कि डे बाई डे गरीबी भी बढ़ती जा रही है, भुखमरी भी बढ़ती जा रही है, और सुख शांति का तो कहना ही क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा मायने नहीं रखता। मायने रखता है हमारा सुख और शांति। और सुख और शांति ही शिक्षा का उद्देश्य है। साथियों, शिक्षा हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। ये बहुत अच्छा इंसान, सोचिए, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हाहाकार मचा रहता है, और हर व्यक्ति से पूछो तो बोलता है कि एक अच्छा लड़का बताइएगा। अब ये अच्छा लड़के की डेफिनेशन क्या है? कई डिग्रियां हैं उसके पास, इसके बाद भी वो कहते हैं काम का नहीं है। एक हमारे सेठ जी अपनी पूरी पूरी प्रॉपर्टी अपने मुनीम जी के भरोसे छोड़ के चल देते हैं। इन दोनों पे हमें सोचना पड़ेगा, वो वैल्यूज क्या है। अकेला एक हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, हमारी मेहनत और ईमानदारी। साथियों, यदि दो चीज है तो उसको जॉब की कोई कमी नहीं। अब ये दो एटीट्यूड अंदर डालना, बच्चे के दिमाग में इनकलकेट करना, क्या बहुत बड़ा काम है। लेकिन साथियों है, आज ये दुर्दशा से हमारा देश भुगत रहा है। मेहनत करना और ईमानदारी, ये दोनों धीरे 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 इस पर कमी आ रही है।
इस पर हमें सोचना पड़ेगा, और ये हमेशा ऊपर से आती है। ये वैल्यूज जब बच्चा अपने परिवार में देखेगा, समाज में देखेगा, तब बच्चा अपने आप इनवाइब करेगा, इनकलकेट करेगा। तो आज हम सबको जरूरत है उस नौनिहाल से लेकर युवा का जब गढ़ेंगे हम हमारे इन्वॉल्वमेंट की, किस तरीके से हम उसको पूरी शिक्षा जो सिलेबस में दिया है उसको हर लेवल पर, चाहे वो रिमेम्बरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अप्लाई करना हो, एनालाइज करना हो, वैलिडेट करना हो या क्रिएट करना हो, इस पूरे 6 लेवल पे हम अपने बच्चे को कैसे गढ़ें, कैसे उसको क्रिएटर बनाएं। साथियों, अगर हमने ये कर दिया, आप विश्वास करिए, शिक्षा, वास्तविक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का। देखिए, हमारी गलत नीतियों के कारण लगभग हर परिवार में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर हेल्थ पे होने लगा है। सोचिए, होना चाहिए वो भी हमारे देश में, जहां इतने ऋषि महर्षियों का देश, जहां से योग, आयुर्वेद, जहां की केवल किचन में, हमारे रसोई घर में सारी दवाइयां होती हैं, भोजन से भेषज तक, वो हम इतने बदल गए कि हमारे 30% पैसा अब दवाइयों पे जा रहा है। जरा जरा से बच्चों में कितने रोग, आज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हर घर में लोगों सबको होता जा रहा है। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हमारा डेवलपमेंट सही रास्ते पर है। साथियों, ये रोगी काया को लेकर हम क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा। लोगों ने इसमें भी व्यवसाय चालू कर दिया है। शिक्षा और हेल्थ जो सेवा के कार्य थे, उसका कितना बड़ा व्यवसायीकरण हो चुका है। इसमें सोचने की जरूरत है। व्यवसाय के लिए कई रास्ते हैं, कई एवेन्यूज खुले हुए हैं, लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य जिस तरीके से इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, वहां सभी को सोचने की जरूरत है। पूरे समाज का इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, इन्वॉल्वमेंट चाह रहा हूं कि नई शिक्षा की नीति जो बहुत अच्छे फ्रेमवर्क के साथ आई है, बच्चे को हर तरीके की ऑटोनॉमी है, क्योंकि जब ऑटोनॉमी मिलती है तो बच्चे को संभालने की जरूरत पड़ती है। ऑटोनॉमी इंजॉय करना साथियों बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। तुरंत भटक जाते हैं अगर नहीं संभाला तो आने वाला समय नई शिक्षा नीति के साथ हर कंटेंट का ऑब्जेक्टिव और आउटकम, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या आउटकम निकलेगा। फिर उसको लेबोरेटरी में या जब वोकेशनल ट्रेनिंग में जाएगा बच्चा, उस समय उसको कोरिलेट करवाना, क्योंकि जैसे ही बच्चा जब कोरिलेट करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम बढ़ेगी और अप्लाई करने का उसका दिमाग अपने आप 360 डिग्री पे खुलेगा। 360 डिग्री का असेसमेंट इतना जरूरी नहीं है जितना कि 360 डिग्री ओपन माइंड होना जरूरी है। साथियों, जब 360 डिग्री पे बच्चे को ओपन कर देंगे हम, इसके बाद असेसमेंट उसका 360 डिग्री पे करना
उसके हित में भी होगा, समाज के हित में होगा। हमारे केवल स्टैंडर्ड बना देने से शिक्षा स्टैंडर्ड की नहीं हो जाएगी। बेंचमार्क फिक्स करना चाहिए, बहुत जरूरी है बेंचमार्क फिक्स करना, लेकिन बेंचमार्क पर चलाने वाले लोग भी चाहिए, वो शिक्षक भी चाहिए, प्राध्यापक चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उतनी संख्या में चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि संख्या एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। इस संख्या को पूरे करने के लिए कुछ वर्ष लग सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ष मतलब उतने ही हम पीछे जाएंगे। आज अगर पूरे समाज के हर बुद्धिजीवी का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हर वर्ग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो साथियों विश्वास करिए, ये पूरी शिक्षा नीति को हम जल्द से जल्द चालू कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ला सकते हैं, उसको धरातल पर ला सकते हैं। हमारी ये शिक्षा नीति के कागजों में नहीं रहेगी। असेसमेंट वास्तव में बहुत जरूरी है। इस पूरी शिक्षा नीति का असेसमेंट जो सबसे अच्छा लगा कि बच्चा पहले सबसे पहले खुद का असेसमेंट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये देखिए, जैसे ही ऑटोनॉमी दी आपने कि मैं अपना असेसमेंट खुद करूंगा, यहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम बढ़ जाती है। यहां ऑनेस्टी लाना पहले बच्चे में बहुत जरूरी है। फिर उसके सहपाठीगण उसका एनालिसिस करेंगे, पीयर एनालिसिस, उसके साथी जितने हैं वो मार्क्स देंगे। इसके बाद टीचर का इवैल्यूएशन। साथियों, इवैल्यूएशन सिस्टम 360 डिग्री करना जितना आवश्यक है, उसके पहले बच्चे की रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग पावर को बढ़ाना 360 डिग्री पर, उसको ओपन करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार के बस का नहीं है। जब सरकार कौन, आप और हम कहते हैं, तो साथियों आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि शिक्षा सब कुछ है। एक छोटी सी शिक्षा जो सभी शास्त्रों में दी हुई है, सभी समाज के लोग जानते भी हैं, लेकिन जानते हैं हम करते नहीं हैं। शुभ भावना योग, सोचिए, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जैसा आप सोचते हो वैसा क्रिएट हो जाएगा, वो वस्तु में परिवर्तित हो जाएगी। कितना बड़ा पावर हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। हमारा एसआईटीआई संस्थान, जिसके चेयरमैन श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, आपका मानना है कि जिस दिन हमारे देश की हर बेटी, हर बहन शिक्षित हो जाएगी और उसके हाथ में रोजगार होगा, उस दिन हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। साथियों, निश्चित ही माननीय चेयरमैन साहब का सपना इस नई शिक्षा नीति से, हम सभी के सहयोग से, क्योंकि हम सबका सपना है कि हम फिर से विश्व गुरु बने और फिर से सोने की चिड़िया हो, निश्चित ही वो दिन आएगा। इसलिए मैं 2035 का भारत, वो नया भारत, वो बदलता भारत, वो स्वच्छ भारत, वो स्वस्थ भारत, भारत स्वस्थ हो जाएगा। 30% पैसा अपने आप सोचिए, आप, हम 10% जीडीपी की बात करते हैं, इससे ज्यादा पैसा खर्च करने की पोजीशन में होंगे। कितना बड़ा पैसा हमारा स्वास्थ्य पे जा रहा है। सोचिए आप, क्या हम अपने आप को स्वस्थ भी नहीं रख सकते? ये किसकी जिम्मेदारी है? अपने आप को स्वस्थ रखना क्या सरकार की जिम्मेदारी है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते तो क्या करेंगे?
सोचिए आप कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। और जब हम अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं तो समाज से और देश से तो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य, वो हमारा रसोई घर। आज सोचिए इस कोविड पीरियड में भी कई वीडियोस हैं जो कहते हैं कि इसकी सारी दवाई आपके किचन में, आपके रसोई घर में है। इस तरीके से आप अपना इम्यूनेशन पावर बढ़ा कर रखिए। आज भी इतने डेवलपमेंट के बाद वास्तव में कोरोना वायरस डिसीज का इलाज नहीं मिला है। सोचिए साथियों, एक वायरस का इलाज हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए, जबकि उसका इलाज या उससे हम कैसे अपना बचाव करें ये हमारे रसोई घर में है। ये जो बेसिक बुनियादी शिक्षा है जो हमारे दादा दादी नाना नानी से मिलती थी, वो भी कहीं गोड़ होती जा रही है, क्योंकि यही हमसे परिवारों से गोड़ होते जा रहे हैं। दादा नाना नानी हमारे अगर नहीं रहेंगे परिवार में तो बच्चों की परवरिश में गैप आएगा साथियों। तो कोशिश करें इस नई शिक्षा नीति के साथ, इसके सपनों के साथ चलते हुए, सबसे पहले हम, मेरा तो ये मानना है कि वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए, बाल आश्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि है तो इन दोनों को एक तो कर ही सकते हैं। अगर ये दोनों एक होंगे बहुत कुछ अच्छी परवरिश हो जाएगी साथ में, क्योंकि एक अच्छी परवरिश ही अच्छे संस्कार देती है। वो अच्छी परवरिश बहुत जरूरी है। वो 0 से 3 साल की पढ़ाई, 3 साल के बाद बच्चा स्कूल में आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। वहां अगर हमने स्वास्थ्य को संभाल लिया, सोचिए आज भी जब हम स्वास्थ्य के बच्चों का रेशो कई जिले का सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो केवल सरकार के भरोसे नहीं, समाज के भरोसे स्वास्थ्य ठीक रखना सबसे पहला मेरा स्वयं का कार्य है, परिवार का है, समाज का है। इसको बिजनेस तो कभी होना ही नहीं चाहिए। आज पूरा स्वास्थ्य व्यवसाय बन गया है, शिक्षा व्यवसाय बन गई है। इन दोनों पर हमें समाज को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। निश्चित ही हमारा नौनिहाल इस नई शिक्षा नीति के साथ, आपके हमारे सभी के सहयोग के साथ, नए सिलेबस के करिकुलम के साथ, वोकेशनल एजुकेशन के साथ, वो अपनी नई प्रयोगशाला, नई क्रिएटिविटी के साथ, नए पढ़ाने के तरीकों के साथ, नई तकनीकी के साथ, इस समय जो डिजिटल के माध्यम से, साथियों इस कोरोना पीरियड में आप देखिए जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से हमारी ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है, हर घर में आज लगभग कई करोड़ रुपए खर्च करते तो शायद ये चीजें ट्रेनिंग नहीं दे पाते। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आपको घर में रहना है, घर में रहकर हमारे स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को कैसे शिक्षित करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। कोविड पीरियड अभी लंबा चलेगा। अब यदि लंबा चलेगा तो किस तरीके से हम अपने स्कूल, कॉलेज, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कैसे आगे बढ़ें। साथियों जब भी बाहर निकलें बिना मास्क के नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, SMS सैनिटाइजर, M मास्क, S सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे बोर्ड मेंबर डॉक्टर शिव प्रकाश जी ये कहते हैं कि SMS का पालन करते हुए चलना चाहिए। मैंने कोविड का फुल फॉर्म जो बनाया है COVID, कोविड वायरस डिसीज की जगह क्रिएट
अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर, कोविड। क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर। साथियों, हर प्रॉब्लम के साथ कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसी तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को देखना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उस अपॉर्चुनिटीज के साथ कैसे हम पॉजिटिव वे में क्रिएट करें ताकि हमेशा हमेशा विक्ट्री होगी। और उस अपॉर्चुनिटी के साथ अगर हमने नेगेटिव साइड गए तो साथियों डिसास्टर को कोई नहीं रोक सकता। तो विक्ट्री एंड डिसास्टर डिपेंड्स ऑन आवर क्रिएशन एंड क्रिएशन डिपेंड्स ऑन आवर डायरेक्शन। डायरेक्शन शुड बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से हम लेकर चलेंगे तो विश्वास करिए, हमारी ये नई शिक्षा नीति, आने वाला भारत, बदलता भारत, 2035 का भारत निश्चित ही पूरी दुनिया को एक दिशा देगा। कि कई क्षेत्र हैं जिसमें कि अभी दुनिया जानती नहीं भारत की ताकत को, क्योंकि हमने खुद उस पर चादर डाल रखी है। क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी नसों में जो लहू बहता है वो भारतीय है, इसलिए वो हमारे संस्कार, ऋषि मुनियों के संस्कार वो आज भी हैं। किसी भी क्षण वो जाग सकते हैं। जरूरत है जगाने की, जरूरत है जागृत अवस्था लाने की, जरूरत है विवेकानंद जी के रास्तों पर चलने की। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा। साथियों, आइए हम सब मिलकर, हम सब में सबसे पहले शिक्षक, प्राध्यापक, शोधार्थी, वैज्ञानिक, विद्यार्थी भी के गुरुकुल सिस्टम में पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाता था, पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट को, अंडर ग्रेजुएट स्कूल को। इसलिए विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट भी, और खास तौर से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, इनका इन्वॉल्वमेंट वोकेशनल एजुकेशन में, इसको केवल एक सिलेबस के तरीके से न लिया जाए। इसे देखिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी जैसे ही होगी, उस रोड पर बैठने वाले दुकानदार से भी, वो चाहे मोची भाई हो, चाहे हमारा कपड़ा सिलने वाला टेलर हो, चाहे छोटी दुकान चलाने वाला हो, पान वाला भाई हो, चाय वाला भाई हो, छोटी छोटी जो इसने इंडस्ट्री डाल रखी है, लघु उद्योग डाल रखे हैं, कई तरीके की जो दुकानें हैं, उन दुकानों के साथ जब बच्चे 8-10 दिन बिना बस्ते के जब उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, जब उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उस समय जो उनमें नवाचार, जो इनोवेशन पैदा होगा, साथियों विश्वास करिए, हमारा नौनिहाल, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, जब वो 18 साल का युवा होगा तो आज जिसको हम कहते हैं 80% हमारा यूथ एम्प्लॉयबल भी नहीं है, उससे स्टेक से बहुत दूर होगा। एक एक बच्चा हमारा एम्प्लॉयबल होगा, एक एक बच्चा हमारी ताकत होगा। देश का हर युवा, हर नौजवान, आज देखिए कितने एरियाज हैं जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले। और वो कैसे होगा? स्वच्छता से। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का नारा दिया, कितना चेंज आया है देखिए। तो स्वास्थ्य को संभालने की जरूरत है, एक एक बच्चा शिक्षित होने की जरूरत है। और वास्तविक शिक्षा, हमारी शिक्षा, हमारी भाषा में, भाषा पे भी बड़ा हमेशा बवाल होता रहता है। साथियों, सबसे पहले माँ बाप की जो हमारी घर की भाषा है, बच्चे को देना बहुत जरूरी है। इसके बाद लोकल लैंग्वेज,
हमारी क्षेत्रीय भाषा, हमारी हिंदी, अंग्रेजी, कम से कम 4 भाषाएं हर बच्चे को आनी चाहिए, और इसमें प्रमुखता से लिया गया है। वो भाषा आना अलग चीज है। जैसे इतने विषय सीखते हैं वैसे उसको भी सीख लेंगे। पहले हमारी मातृभाषा में मुझे मेरा विज्ञान, मेरा गणित, मेरा इन्वायरमेंट, मेरी प्रकृति, ये समझ में आना चाहिए। जब हम इसको समझेंगे साथियों, यही शिक्षा है। इस पे चूंकि शिक्षा अपने आप में विराट है, तो मैं आगे भी चर्चा करता रहूंगा। आज केवल एक निवेदन के साथ, मेरे सभी शिक्षक भाई, प्राध्यापक भाई, वैज्ञानिक भाई, शोधार्थी भाई, विद्यार्थी, समाज के बुद्धिजीवी, आपसे एक ही निवेदन है कि हमारी नई शिक्षा नीति के साथ, उसके सिलेबस के साथ, हम एक एक युवा, एक एक बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। जब उसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो उसका डेवलपमेंट अपने आप बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय जीव। नमस्कार।